फ्रेंड, मैं एक और वीडियो आपको लेके आया हूँ और वो मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021 का है। ठीक है, इनमें से ग्रुप ई का हम लेके आए हैं और आज इससे पहले ए बी सी डी हम लोग कर चुके हैं। तो ये जो लास्ट क्वेश्चन सेक्शन जो बचा हुआ है ये आप फिर बोल सकते हैं लास्ट ग्रुप जो बचा हुआ है वो ग्रुप ई है और इनमें से 2 क्वेश्चन आता है वो 7 मार्क्स का। ठीक है, टोटल 14 मार्क्स का है इसमें से। चलिए, तो यहाँ का सॉल्यूशन देखेंगे वन बाय वन। पहले हम जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ मीटर ब्रिज, ड्रॉ द सर्किट डायग्राम। ये पहले हम लोग क्या है, स्टेटमेंट देना है, प्रिंसिपल देना है, ये सॉरी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट देना है, वर्किंग का प्रिंसिपल स्टेटमेंट देना है। एक है मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज होता क्या है और किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, कैसे काम करता है, उस चीज़ को हम लोग जानना है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कि ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, और इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, यानी कि मीटर ब्रिज का सर्किट डायग्राम बना के हम लोग एक अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, इस मीटर ब्रिज के मदद से। ठीक है, उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसे देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा जानकारी हासिल कर लेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही काम करता है। तो व्हीटस्टोन जो हमारे एक साइंटिस्ट है उसने क्या बताया था, एक प्रकार का ब्रिज बनाया था जो 4 रेसिस्टेंस को ऐसे अरेंज किया था जैसे मानो कि एक ब्रिज हो। तो वो इस टाइप का अरेंज किया था, अरेंजमेंट 4 रेसिस्टेंस को ऐसे वो जोड़ दिया था। ठीक है, इस फॉर्म में जोड़ दिया था 4 रेसिस्टेंस को। ठीक, जिसमें से क्या होता है, इसका हमको सोर्स से क्या किए, कनेक्ट कर दिए। इसमें करंट फ्लो होगा, जो भी करंट फ्लो होगा वो अलग मैटर। अगर इसका हम लोग पी, इसका क्यू, इसका नाम आर, इसका ऐसा रख देते हैं। अगर इसमें एक बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, गैल्वेनोमीटर इसलिए मेजर करते हैं ताकि इससे पता चले कि इसमें करंट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज ने बताया था कि अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है, मतलब यहाँ से करंट कोई पास नहीं होता है, इसका मतलब ये आपस में बैलेंस है। और ऐसा बैलेंस है जैसे मान लीजिए P बाय Q इक्वल टू R बाय S के फॉर्म में हो, या फिर P बाय R, ऐसे इसको इधर ले जाएंगे इसको उधर ले जाएंगे तो ऐसे भी फॉर्म में कहीं कहीं रहता है। P बाय R इक्वल टू Q बाय S इस फॉर्म में हो या फिर इस फॉर्म में हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस में है। इस केस में यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करे, मतलब इधर से कोई करंट पास नहीं होगा, उस केसेस में हमारा फार्मूला अप्लाइड होगा। ये किसने बताया, व्हीटस्टोन ब्रिज ने। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसका कैसे हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि मीटर ब्रिज और स्लाइड ब्रिज, कि पहले भी बताएं कि इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं, हम स्लाइड ब्रिज बोलते हैं। मतलब क्यों स्लाइड ब्रिज बोलते हैं, ताकि इसको हम लोग स्लाइड करके इसमें देखते हैं वायर में जॉकी को, इसीलिए इसको हम स्लाइड ब्रिज बोलते हैं। तो मीटर ब्रिज और स्लाइड ब्रिज इज अ प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले भी बताया था कि जो व्हीटस्टोन ब्रिज ने बताया उसको हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। तो उसी यह प्रैक्टिकल फॉर्म है। इसका प्रिंसिपल किस पे काम करेगा, व्हीटस्टोन के ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करेगा। ठीक है, द फैक्ट ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज। अब इसके मदद से हम लोग क्या करते हैं कि किसी एक अननोन रेसिस्टेंस को, मान लीजिए यहाँ पे 3 नॉन रेसिस्टेंस हो जाएगा, P Q R R, ऐसा हो जाएगा मेरा अननोन रेसिस्टेंस को। तो इन तीनों की मदद से हम एक अननोन रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। मतलब एक अननोन रेसिस्टेंस कैन बी फाइंड फ्रॉम अनदर 3 नॉन रेसिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इसका प्रिंसिपल। ठीक है, तो हम लोग वर्किंग में देखते हैं क्या की वर्किंग क्या आता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या की प्लग को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, वही लिखे हैं कि एट फर्स्ट की प्लग इज प्रेस्ड। उसके बाद क्या करेंगे, जैसे हम लोग प्रेस करेंगे तो करंट इसमें फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हम जॉकी को क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे इस पर। अब देखेंगे कहाँ तक हमारा नल पॉइंट आ रहा है, यहाँ 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 कहाँ, मान लीजिए इस पॉइंट सी तक हम लोग एक नल पॉइंट आया। ठीक है, तो हम लोग वही लिख दिए, जॉकी इज स्लाइड ओवर द वायर टिल ए नल पॉइंट। मतलब एक नल पॉइंट, यानी यहाँ पे सी जो दिख रहा है, तो यहाँ पे हम लोग चाहे तो लिख सकते हो टिल ए नल पॉइंट सी। ठीक है, जहाँ पे हमारा गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। जैसे ही कोई डिफ्लेक्शन नहीं शो करेगा तो हमको ये समझ में आ जाएगा ये बैलेंस में है, और ये बैलेंस में हो गया तो हम किसी के अननोन रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे, है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं, इसके बाद ये चीज़ हम लोग बैलेंस हो गया तो इस केस में हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर P बाय Q इक्वल टू R बाय S। ये हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, S है, क्या है S हमको निकालना है। तो और S इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, यानी कि हमारा हो जाएगा R बाय P इंटू Q। तो ये हम लोग नॉन रेजिस्टेंस को आसानी से निकाल सकते हैं, ये इंटू है। ठीक है, तो बस यही है, 3 मार्क्स करिए, इतना काफ़ी है, आप इतना लिख दीजिएगा, एनफ हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का बी। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का जो बी है वो पूछ रहा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। सबसे पहले इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं, जो लिए हैं उसको कंसीडर करते हैं। तो हम लोग क्या लिए हैं, एक करंट कैरिंग लूप लिए हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग ले दिए। लेट अस कंसीडर ए करंट कैरिंग लूप सर्कुलर लूप
इज प्लेस्ड इन फ्री स्पेस, इसको हम लोग फ्री स्पेस पर रखते हैं। अगर वैक्यूम में रख सकते हो तो सॉरी फ्री स्पेस ही वैक्यूम कहलाता है, यानी कि मीडियम में भी रख सकते हो, बट उसका फार्मूला थोड़ा सा वैरी कर जाएगा, क्योंकि हम लोग ये जब हम लोग परमिटिविटी यूज करते हैं, परमिएबिलिटी यूज करते हैं तो एप्सिलॉन नॉट का यूज़ करते हैं। अगर इसी को मीडियम में रख देंगे तो वहाँ पर क्या होगा, E नॉट आ जाएगा, यानी कि हमारा ये रिलेटिव परमिएबिलिटी हमारा आ जाएगा, यानी कि मीडियम का परमिएबिलिटी हमारा इंक्लूड हो जाएगा। तो इसको इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम लोग इसको फ्री स्पेस में रख दिए हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको फ्री स्पेस में रख दिया, और ये भी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड, यानी कि ये जो सर्कल है वो आई से है, यानी कि आई से नहीं दिख रहा वो बोर्ड से ऐसे, बोर्ड से बाहर के आ रहा है, अंदर से फिर बाहर आ रहा है, अंदर से बाहर, यानी कि बोर्ड के परपेंडिकुलर है। तो आप यहाँ पे जो बोर्ड लिखा हुआ है आप कॉपी लिखिएगा, क्योंकि हम बोर्ड में लिखें इसलिए बोर्ड में लिखें, और आप कॉपी में लिखिएगा इसलिए यहाँ पे कॉपी, यहाँ पे वर्ड यूज़ कीजिएगा, परपेंडिकुलर टू द कॉपी, ठीक है। चलिए, या फिर नोटबुक जो आप लिखना है लिख दीजिएगा, ठीक है, इस चीज़ को। उसके बाद ये हम सर्कुलर बना दिए, यहाँ से क्या कि हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर लिए, इसको रेडियस ले लिए, रेडियस ए ले लिए हैं, ये पॉइंट सेंटर है, ओ ले लिए, यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस आर हो गया, ये पॉइंट पी है जहाँ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करेंगे। ये एंगल फाई होगा, कितना एंगल पे ये बना रहा है, ये जितना ये एंगल पे ये बनाएगा उतना ही एंगल ये सेम रहेगा, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। इसका दो कंपोनेंट हो गया, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। चलिए, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे उसको मेंशन किए कि आई क्या है, अमाउंट ऑफ करंट है ना, फ्लोइंग थ्रू द लूप, इस लूप में करंट फ्लो हो रहा है। पी क्या है, पी एक पॉइंट है जहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइन लाना, कहाँ पे है, ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द लूप, वहाँ पे क्या करना है, वेयर मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड, वहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। इसी चीज़ को हम मेंशन कर दिए। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को निकालेंगे पी पॉइंट पे। ए क्या है, रेडियस, आर क्या है, ये डिस्टेंस सेंटर से लेकर पी के बीच का डिस्टेंस है, और डी एल क्या है, करंट एलिमेंट है, जिससे इसी एलिमेंट के हिसाब से वहाँ पे हम लोग क्या है, डी हम लोग निकालेंगे। डी से फिर क्या करें, इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा सर्कुलर लूप का हम लोग निकल जाएगा, ठीक है। आगे इसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ओके। चलिए, वहाँ के बाद से आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। फिगर को हम थोड़ा सा मिटा दिए ताकि हमारा स्पेस मिल जाए, जगह मिल जाए, लेकिन हमको फिगर थोड़ा सा रख दिए ताकि यहाँ से हमको समझ में आ जाए, ठीक है। इसलिए इस फिगर को इतना पे रख दिया। उसके आगे के यहाँ पर लिखिएगा कि फ्रॉम बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स ने क्या बताया था कि डी वी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि ए पी का स्क्वायर, यानी कि आइडियल और यानी पी के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ए पी। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा का वैल्यू बैठा देंगे। यहाँ थीटा क्या है, 90 डिग्री। ये जो वैल्यू है वो कितने डिग्री है, 90 डिग्री। पहले भी बताए थे कि ये बाहर आ रहा है, ये सर्कुलर बाहर आ रहा है, और अगर बोर्ड पे हम कहीं पर भी लाइन देते हैं तो ये 90 डिग्री इधर देते हैं, 90 इधर देते हैं, 90 इधर देते हैं, क्योंकि ये ऐसे है बोर्ड, इसलिए 90 डिग्री। तो ये जो वैल्यू है असल में वो 90 डिग्री है, क्लियर। तो यहाँ पे साइन 90 डिग्री वैल्यू बैठा देते हैं। और ए पी जो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है वो क्या है, आर स्क्वायर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये हम लोग पाइथागोरस से निकाल चुके हैं। तो ये चीज़ हम लोग ले लिए, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे रूट है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल वैल्यू हमारा इतना आ जाएगा 1। बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो डी का जो वैल्यू है वो दो कंपोनेंट है, यानी कि डी का हमारा पे अगर हमारा दो कंपोनेंट है, एक डी कॉस फाई और एक डी साइन फाई। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करने की बात है, जो डी वी कॉस फाई है ये पॉइंट में, तो ये हमारा जो वायर है वो क्या है, यूनिफॉर्म है, और हर जगह क्या वैल्यू सेम देगा, ठीक है। अब जैसे ये यूनिफॉर्म हम लोग करंट करेंट ले रहे हैं, एक जैसा है, तो एक जैसे के कारण क्या होगा कि अगर ये डी वी कॉस फाई है तो अगर यहाँ पे भी जो एलिमेंट होगा, यहाँ पे इस सर्कुलर पार्ट, इस पार्ट में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा डी वी कॉस फाई, ठीक है। क्योंकि इस डायरेक्शन यहाँ पे के लिए यहाँ से अगर लेंगे तो ये भी फाई, यहाँ पे भी फाई, एक हमारा यहाँ पे आ जाएगा डी वी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये जो एलिमेंट यहाँ पे है उतना ही एलिमेंट यहाँ पे है, तो जितना इसके चलते होगा उतना ही इसके चलते होगा। बट ये देखिए, ये हमारे डीवी का दो कंपोनेंट हो गया, इसका भी डीवी कॉस फाई, इसका भी डीवी साइन फाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को अपोजिट है, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे जो डीवी साइन फाई है तो एक और डीवी साइन फाई आ जाएगा इसके चलते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी बी साइन फाई वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी कि जो इसके चलते हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टोटली डी बी साइन फाई होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि सिंस डी वी हैज़ टू कंपोनेंट्स, एक डी बी कॉस फाई, एक डी बी साइन फाई, बट ड्यू टू द सिमेट्रिकल वैल्यू ऑफ लूप का जो सिमेट्रिकल वैल्यू है उसके कारण जो हमारा डी बी कॉस फाई क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो वो वैल्यू खत्म हो जाएगा। तो जो हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगा पी पे इस आइडियल के चलते वो होगा सिर्फ डी बी साइन फाई, यानी कि ये चीज़ हम लोग डी बी साइन फाई लिखे इस छोटा सा एलिमेंट के लिए।
तो कितना हो जाएगा dv sin phi। अब अगर हमको इस एलिमेंट के लिए अगर पूरा लूप के लिए निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, इसको पूरा dv sin phi को हमको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा निकल जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख दिए हैं कि द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पी ड्यू टू सर्कुलर लूप। तो यहाँ पे इसको क्या किए, इंटीग्रेट किए, तो ये हमारा टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब हम लोग इक्वेशन 1 से इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करके बस इसी को सिंपली सॉल्व कर देंगे और इसमें कुछ नहीं है, बस मैथमेटिकल कैलकुलेशन बचा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग कि उसके आगे हम लोग लिखना है क्या क्या करेंगे, हम लोग जब टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा क्या था, बी dv sin phi। तो dv के जगह पे हम लोग इक्वेशन 1 से ये वैल्यू पुट कर दिए, इक्वेशन 1 में है। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले गए। तो यहाँ पे इंटीग्रेट कौन हो रहा है, सिर्फ लेंथ इंटीग्रेट हो रहा है, यानी कि dl सिर्फ इंटीग्रेट हो रहा है, इसीलिए dl को छोड़ दिए। अब बाकी जितने टर्म्स है सारे बाहर हो जाएगा। और जो dl है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, 0 से लेकर 2π r तक। r क्या है इसका, रेडियस a, यानी कि 2π a तक। तो 0 से लेकर 2π a तक ये हमारा वैरी कर रहा है। ठीक है, अब इसका वैल्यू हम लोग सिर्फ पुट कर देते हैं, अब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बचा हुआ और उसमें कुछ बचा हुआ नहीं है। ये वैल्यू पुट कर दिए, ये वैल्यू पुट कर दिए। साइन फाई वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा होता है p/h। तो यहाँ पे p क्या है, परपेंडिकुलर a, यानी कि a लिख लिए। उसके बाद h क्या है, यानी कि ये वैल्यू लिख दिए, यानी कि ये लिख दिए। तो यहाँ पे रूट को हम लोग क्या लिख दिए, हाफ लिख दिए। ठीक है, उसके बाद ये इंटीग्रेट होगा तो क्या आ जाएगा 2πa -0, यानी कि -0 को कोई मतलब नहीं, तो ये हमारा आ जाएगा 2πa ओवरऑल इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसको सिर्फ सिंपली कैलकुलेट कर दिए, यानी कि यहाँ तक लिख दिए, इसको अरेंज कर दिए। ये वैल्यू हमारा 2π a स्क्वायर और i, और इन दोनों को मर्ज कर दिए। यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे 1 है, तो हाफ और 1 1.5, यानी कि 3/2। तो ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर दिए। तो आपको यहीं तक पूछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पूछा हुआ एक करंट का सर्कुलर लूप, यानी कि एक सर्कुलर लूप है, उसके चलते कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो आपका आंसर इतना हो जाएगा। अगर मान लीजिए n टर्न्स है तो n से सिर्फ मल्टीपल कर देंगे ये, तो ये इसके लिए फॉर n टर्न्स, बट आपका आंसर इतना ही काफ़ी है, एनफ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का दोनों पार्ट्स हमारा हो गया ए और बी कंप्लीट। ठीक है, इसका नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। नहीं, क्वेश्चन नंबर 41 से पहले इसका जो और है, मतलब इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, एक जो भी पूछता है ए और बी, उसके बाद एक और में पूछता है। तो वो जो और वाला क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का ही और जो क्वेश्चन है उसका हम लोग देखेंगे। चलिए, जो क्वेश्चन नंबर 40 का और का जो पार्ट पूछा हुआ है, मैंने दूसरा जो पार्ट पूछा हुआ है, आप तो या तो वो वाला पार्ट बनाइए या फिर ये वाला पार्ट बनाइए, उनमें से कोई एक बनाना है। तो हम लोग ये दूसरा पार्ट है उसका हम लोग सॉल्यूशन देख रहे हैं। इसमें पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द कम्बिनेशन ऑफ द आइडेंटिकल रेसिस्टर्स, यानी कि बहुत सारे हमारे आइडेंटिकल रेसिस्टर्स है, एक जैसा रेसिस्टर्स है, मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही जैसा रेसिस्टर से बहुत सारा है, उसको हम लोग को ज्वाइन करना है, यानी कि कंबाइन करना है। ठीक है, या फिर उसको ग्रुप करना है। तो हम लोग ग्रुपिंग कैसे करते हैं या फिर कम्बिनेशन कैसे करते हैं, 2 तरीके से कर सकते हैं, एक सीरीज से और एक पैरेलल से। तो सीरीज किसको बोलते हैं और पैरेलल किसको बोलते हैं, तो ये हम लोग पहले जानते हैं। उसके बाद हम लोग उसको कंबाइन करके इसका हम लोग सॉल्यूशन, ये पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे। तो होता क्या है कि अगर रेसिस्टेंस को, अगर एक रेसिस्टेंस को दूसरे एंड से, दूसरे के रेसिस्टर्स के एंड से हम लोग जोड़ देते हैं, तो ये हमारा कहलाता है सीरीज। ठीक है, यानी कि सीरीज कहलाता है। इसमें से क्या है, सारे के सारे आइडेंटिकल है, इसलिए ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो इसका 2 प्रोसेस हो गया। इसमें क्या हो गया कि इसमें जो करंट फ्लो होता है वो सब में बराबर होता है, यानी कि जो करंट यहाँ पे है वही करंट यहाँ पे होगा, वही करंट यहाँ पे होगा, यहीं पे करंट यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि करंट जो रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि सब में बराबर रहेगा। बट सबका पोटेंशियल यहाँ पे वैरी करेगा। इसका पोटेंशियल V1 हो गया, तो इसका पोटेंशियल V2 हो गया, तो इसका पोटेंशियल V3 हो गया। ठीक है, सबकी पोटेंशियल अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे करंट सेम है, रेसिस्टेंस सेम है, तो वो भी ऑफकोर्स पोटेंशियल सेम होगा, बट उसी चीज़ को हम लोग अलग करके निकालेंगे कि इसका वैल्यू कितना होगा आइडेंटिकल रेसिस्टेंस के लिए हमारा। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज में हो गया। सीरीज का शर्त 2 शर्त है। पहला क्या शर्त है कि करंट इसमें सेम रहेगा, तो उसके बाद अलग अलग रेसिस्टेंस के लिए अलग अलग पोटेंशियल होगा, बट रेसिस्टेंस अलग होगा। तो यहाँ पे तो सेम पूछा हुआ, तो उस हिसाब से सेम हो जाएगा, तो खैर वो तो निकलेगा नहीं, हमारा डायरेक्ट इन टाइम्स के लिए निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये सीरीज के लिए हो गया। अगर हम पैरेलल के लिए देखे जाए, अगर हम पैरेलल के लिए देखते हैं, तो पैरेलल में क्या होता है कि रेसिस्टर्स का अगर एक एंड एक जगह सारा जो वो एक जगह जुटा हुआ रहता है रेसिस्टर्स का, और जो दूसरा एंड है वो कहीं पे और एक जगह पे जुटा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आर अगर है, तो और दोनों के बीच इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या करंट सेम था, पोटेंशियल अलग, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, अगर रेसिस्टर्स अलग है तो, लेकिन यहाँ पे सेम है, वो उसकी इसकी बात नहीं करें। अगर अलग है तो इसका पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, सेम होगा, बट करंट अलग होगा। ये करंट I1 हो जाएगा, ये करंट I2 हो जाएगा, और ये I3 हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो यही है पैरेलल और इसी के सीरीज, इसी का हम लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है। सिंपल है, चलिए आगे देखते हैं कैसे एक्सप्लेनेशन होता है।
तो हम लोग सीरीज़ के लिए हम लोग ऐसे सर्किट बना रहे हैं, ठीक है। एक R1 लिए, R2 लिए, मतलब इसके बारे में हम लोग पहले लिख लेते हैं कि लेट अस कंसीडर n रेसिस्टर्स लिए हैं R1 R2 Rn। इस सबको हम लोग सीरीज में कंबाइन कर दिया जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आते हैं फार्मूला से। हम लोग अगर मान लीजिए कि इफ़ जो भी है पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल ए से बी के बीच टोटल डिफरेंस है, तो हमारा जो टोटल वी होगा वो क्या हो जाएगा, V1 + V2 डॉट 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 में जितना भी है और Vn तक हमारा सबको हम लोग टोटल क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब हम लोग जानते हैं कि ओम्स लॉ ने बताया था कि V = IR होता है, तो यहाँ पे V = IR ले लिए, ठीक है। तो अगर इसके लिए V1 के लिए लेते हैं तो V = IR1 हो जाएगा, कि I में I1 नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो I हो रहा है, और हर जगह I हो रहा है, यानी कि हर जगह I हो रहा है। सीरीज में हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है, सॉरी करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो वेरी नहीं करता, बदलता नहीं, इसलिए IR1 लिए। V2 के लिए क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। इसी तरह Vn के लिए क्या हो जाएगा, IRn होगा। हमने सबके लिए I सेम रहेगा। उसके बाद इसको क्या किया, इन दोनों को हम यहाँ पे पुट कर दिए। यहाँ पे किया जो V है, V के लिए क्या लिया, IR इक्विवेलेंट की, इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि हम लोग भी यहाँ से लेकर यहाँ ले रहे हैं, इस टोटल का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग R इक्विवेलेंट लिख दिए। उसके बाद सबका वैल्यू यहाँ पे बैठा दिए, IR1 IR2 डॉट डॉट IRn। उसके बाद क्या है कि जहाँ पे R इक्विवेलेंट, ये वैल्यू क्या हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो सर्किट का। तो इस अगर यहाँ से देखो I है सबका I कॉमन लेके इस I से कैंसिल कर देंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, R इक्विवेलेंट R1 R2 R3 वगैरह बच जाएगा, ठीक है, यानी कि Rn तक बचेगा। लेकिन यहाँ जो पूछ रहा है वो आइडेंटिकल के लिए पूछ रहा है, यानी कि क्या पूछ रहा है कि R1 R2 सब बराबर है, यानी कि R, तो उसको हम लोग R के बराबर मान लेते हैं। क्लियर। अब जैसे ही R के बराबर मान लिए तो ये सारा क्या हो जाएगा, R R R R मतलब कहाँ तक, N तक हो जाएगा। क्लियर है ना। अब जब इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, N टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि N को R से मल्टीपल हो जाएगा। तो ये हमारा रेजिस्टेंस निकल गया, सीरीज के लिए निकल गया, वो भी हमारा N आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए, या फिर सिंपली आइडेंटिकल रेजिस्टेंस के लिए। अगर एक है तो R ही रहेगा, दो है तो 2R हो जाएगा, 3 है तो 3R हो जाएगा। इस टाइप का हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। चलिए हम लोग दूसरा देखते हैं पैरेलल के लिए। चलिए सेम एक्सप्रेशन लेंगे, सेम हम लोग वैल्यूज लेंगे यहाँ पे R1 R2 R3 इसी तरह, बट इसको हम लोग किस में जोड़ दिए हैं, पैरेलल में जोड़ दिए हैं। वही चीज़ हम लोग लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर n रेसिस्टर है R1 R2 R3 और Rn आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एज शोन, जैसा कि हम लोग दिखाया गया था। वहाँ पे क्या था कि हमारा पोटेंशियल अलग अलग था, इसीलिए हम लोग वहाँ पे टोटल पोटेंशियल V माने थे, बट यहाँ पे करंट अलग अलग है I1 I2, क्योंकि यहाँ पे करंट हम लोग बढ़ जाता है। पोटेंशियल दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, क्योंकि पोटेंशियल कितने कहते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का जो हमारा वर्कडन होगा चार्ज के लिए उसको पोटेंशियल बोलते हैं। तो सबके लिए तो वर्कडन सेम होगा सबके, इसलिए पोटेंशियल सबके लिए सेम होगा, बट करंट अलग अलग हो जाएगा। मतलब कुछ अमाउंट करंट गया तो कुछ इधर बढ़ गया, कुछ इधर बढ़ गया, कुछ इधर बढ़ गया, कुछ इधर बढ़ गया, तो इसलिए करंट हमारा यहाँ पे वैरी कर जाएगा। क्लियर है। तो हम इसलिए हम लोग पहले करंट के लिए बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो करंट क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ करंट जो सर्किट में हमारा फ्लो कर रहा है। तो करंट क्या हो जाएगा, ये I1 + I2 प्लस यहाँ पे जितने भी सारे करंट जो बटा वो टोटल मिलके I के बराबर होगा। इस चीज़ को ले लेंगे, इक्वेशन बना दिया हम लोग। ओम्स लॉ के अनुसार हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि V = V/R। ओम्स लॉ ने बताया था कि V = IR होता है, तो इस R को इधर लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद इसका यहाँ पे जो वैल्यू है वो I1 के लिए निकालेंगे तो I = V/R1, I2 के लिए V/R2, IN के लिए लेंगे तो V/Rn, क्योंकि सब में भी कांस्टेंट है। चलिए अब इस वैल्यू को यहाँ पे किसी में पुट कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, I = जो V/R, क्योंकि ये भी टोटल करंट के लिए, तो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस के लिए, और टोटल रेजिस्टेंस के लिए हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को RP ले सकते हैं, वहाँ पे जो हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिए हैं उसको RS ले सकते हैं, क्योंकि S फॉर सीरीज, ठीक है। तो वहाँ पे हम जो सीरीज वाला लिए वहाँ पे सीरीज ले सकते हो, यहाँ पे P ले लिए कि पैरेलल के लिए है, वो अलग दिखा दिए, उससे कोई हर्ज नहीं, आप इक्विवेलेंट भी ले सकते हो। तो ये जो R है हमारा वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर। अब चलिए इस वैल्यू को यहाँ से क्या करेंगे, V को कॉमन लेके इस V से कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 1/RP = 1/R1 1/R2 प्लस R1/R1, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसे इस वैल्यू सब हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिकल के लिए बोला गया है, तो यहाँ पे R1 R2 सब बराबर है, यानी कि एक R के बराबर है। चलिए इसको अगर वैल्यू बैठा देंगे तो ये 1/R1 1/R कितना तक n टाइम्स आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल जो इक्विवेलेंट होगा 1/RP जो होगा वो n/R। अगर इस RP को ऊपर कर देते हैं तो R हमारा R ऊपर चला जाएगा, n नीचे चला जाएगा, यानी कि RP = R/n, यानी कि वहाँ पे हम देखें तो वो n टाइम्स था, और ये n क्या है, डिवाइड है, यानी कि हमारा पैरेलल से क्या हुआ, रेजिस्टेंस घटता है, और सीरीज में जोड़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, n डिवाइड हो गया, उसमें n क्या मल्टीपल में था। ये हमारा कॉम्बिनेशन हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया किसका, पूरा क्वेश्चन नंबर 40 का और का जो क्वेश्चन पूछा गया उसका A का पूरा पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग B पार्ट को देखते हैं। चलिए
ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 40 का और का जो बी पार्ट है उसमें से भी 2 है, यानी कि ए और बी, उसमें ए और बी है, और बी का जो है 1 है, और फिर इसके बाद 2 है। तो पहले हम 1 के लिए देख लेते हैं कि 1 में कुछ क्वेश्चन सिर्फ पूछ रहा है कि व्हाट इज बायो-सवार्ट लॉ। बायो-सवार्ट लॉ है क्या? तो बायो-सवार्ट लॉ बहुत ही सिंपल, यानी कि सबसे फंडामेंटल है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, और ये सबसे पहले हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट करेंगे तो उनमें से सबसे पहले हम लोग बायो-सवार्ट लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। अगर लॉरेंस वगैरह फोर्स वगैरह साइक्लोट्रॉन वगैरह छोड़ दे तो इन जनरल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के केस में सबसे पहले हम लोग बायो-सवार्ट लॉ लेंगे, और ये बहुत ही सिंपल बायो-सवार्ट लॉ। उसमें क्या बताता है कि कोई करंट एलिमेंट है, वायर है, कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट है, पूरे वायर के लिए छोटा सा करंट एलिमेंट है, वो आइडियल, मतलब इसमें करंट, इस डीएल में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, यानी कि इसके अब करीब में कोई एक खास पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड करीब प्रोड्यूस होगा, और कितना होगा, हमारा डीबी प्रोड्यूस होगा। और डीबी कितना होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, हमारा इस एलिमेंट करंट एलिमेंट पर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ यहाँ से यहाँ के बीच ये जो एंगल है, कितना एंगल है, थीटा, उस पर भी डिपेंड करेगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। उसके बाद क्या किस पर डिपेंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट का, यानी कि आर है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दी। यही बायो-सवार्ट लॉ है और कुछ नहीं, बस इतना ही बायो-सवार्ट लॉ। चलिए सोल्यूशन देखते हैं इसको। चलिए, तो बायो-सवार्ट लॉ होता क्या है, उसे इसको हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। एक्चुअली में क्या है, बायो-सवार्ट लॉ इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ है, एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था है, विच डील्स विद द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। इसमें क्या डील्स करता है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन के डील्स करता है, वो भी किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, ड्यू टू ए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट के चलते यहाँ पे वो कितना होता है, वो डील्स करता है। बट ये एक्सपेरिमेंटली जो हम लोग जनरली हम लोग लैबोरेटरी में करेंगे तो वो आसानी से फाइंड नहीं कर पाएंगे, खैर उतना वो पूछ नहीं पा रहा है कि क्या है, लेकिन ये क्या है, ज़्यादातर हमारा थ्योरेटिकल पे बेस्ट पे काम करता है, तो उतना बहुत पूछा नहीं, सिंपल क्या क्या होता है वो पूछ रहा है हमारा यहाँ पे, तो ये चीज़ होता है हमारा, ठीक है, ये डील करता है। इसके अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि बायो-सवार्ट लॉ के अनुसार क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ए पॉइंट एट पी जहाँ पे कितना होगा, तो ये बताया कि डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आइडियल, यानी कि इस करंट एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना ज़्यादा करंट एलिमेंट रहेगा तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड उतना होगा। दूसरा केस पर डिपेंड कर रहा है साइन ऑफ थीटा, यानी कि ये जो एंगल पर भी हमारा डिपेंड करेगा, यानी कि साइन के एंगल पर डिपेंड करेगा, यानी कि ये जितना परपेंडिकुलर होगा, जितना परपेंडिकुलर होगा उतना ज़्यादा वैल्यू होगा, जैसे जैसे कम होता चला जाएगा तो हमारा का वैल्यू खत्म हो जाएगा, यानी कि वायर पे हमारा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी कि वायर पे हमारा कोई वैल्यू निकलेगा नहीं निकलेगा, यानी कि बायो-सवार्ट लॉ के अनुसार वायर पे नहीं निकलेगा, लेकिन एम्पियर के अनुसार अगर निकालते तो वहाँ पे हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू निकल जाता है। खैर वो अलग मैटर है, हमारा बायो-सवार्ट लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। दूसरा क्या पूछ रहा है कि इन दोनों के जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, यानी कि डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ये उसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं आर, यानी कि उसकी पोजीशन कितना दूर पे है। अगर इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो डी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को तोड़ते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ते हैं तो हमारे एक कांस्टेंट आता है के, इस के को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और इसका वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये ऐसा यूनिट के लिए होता है, वो भी वैक्यूम में। अगर यहाँ पे ई नॉट लगा हुआ वो वैक्यूम के लिए, अगर ई रहता तो कोई मीडियम के लिए, वैसे उसमें कुछ ज़्यादा अंतर नहीं, लेकिन है ये एस आई के लिए। अगर सी जी एस लेते हैं तो उसमें सी जी एस में कहीं कहीं 1 इसका वैल्यू लेता है, तो ये इसका वैल्यू है, लेकिन असल में बायो-सवार्ट लॉ इतना ही है। क्लियर? चलिए, तो ये बायो-सवार्ट लॉ हो गया। इसका हम लोग बी का फिर दूसरा पार्ट देखते हैं। हाँ, जो हमारा बी का जो दूसरा है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से ही है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। यहाँ पे पूछ रहा है कि ये सर्कुलर लूप, अभी हम जस्ट इससे पहले मैग्नेटिक फील्ड का ही डिस्कशन किए, सर्कुलर लूप वाला ही डिस्कशन किए कि एक्सिस पे इसका कितना होता है, तो हम लोग भी जस्ट निकाले थे कि एक्सिस पे कितना होता है, V0/4 ठीक है, I × 2 a स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अभी जस्ट इसको निकालें, हम क्या बताते हैं ये एक लूप के लिए, लेकिन अगर इसमें n है तो यहाँ पे n से मल्टीपल कर देंगे। यहाँ पे n टर्न्स पहुँचा, यानी 100 टर्न्स पहुँचा हुआ है, यानी कि बहुत सारा टर्न्स है, तो हम वो नंबर ऑफ टर्न्स ये हमारा क्या n टर्न। अभी जस्ट इसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये पूछ रहा है कि एक्सिस पे, लेकिन ये पूछ रहा है सेंटर पे। अगर ये फार्मूला किसका एक्सिस के लिए, लेकिन बट ये पूछ रहा है सेंटर पे, तो सेंटर के लिए भी अलग से निकलता है, यहाँ से भी हम निकाल सकते हैं, जिसमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहाँ पे निकालना है, एट द सेंटर, यानी कि कॉइल के सेंटर पे कितना होगा। तो सेंटर में ये जो वैल्यू है आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना पूछ रहा है आर कम हो रहा है, सेंटर पर आर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर बच क्या आ जाएगा मेरा, B = V0/4 पाई इंटू आई इंटू हो जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर,
ठीक है, ई टू पाई एन ले लेते हैं इंटू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय, देखिए आर खत्म हो जाएगा तो सिर्फ ए स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर है, यहाँ 3/2 है, यानी कि 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए2 पद पर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ से देखो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे ये कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 खत्म हो जाएगा, यानी कि एक ही तो बचेगा। तो ये हमारा फार्मूला निकल गया किसके लिए, सेंटर के लिए। सेंटर के लिए आसानी से सब वैल्यू हम आसानी से पुट कर देंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जो सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या हुआ, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है नंबर ऑफ टर्न्स, एन दिया हुआ है 100 टर्न्स। उसके बाद दिया हुआ है हमारा रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना दिया हुआ है 4.0 सेंटीमीटर, यानी कि 4 × 10⁻² मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया ऐसा यूनिट में। उसके बाद हमारा दिया हुआ है करंट दिया हुआ है, करंट कितना दिया हुआ है 0.20 एम्पियर दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना वो भी सेंटर पे। तो हम लोग जानते हैं कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, μ0/4 × 2πN/a। ठीक है, ये वैल्यू इसी फॉर्म में रहने दिए ताकि इसका डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं 10⁻⁻7। तो इसका ये जो डायरेक्ट वैल्यू हम लोग जो लिखे हैं वो 10⁻⁷ लिखे हैं। उसके बाद ये 2 दिए हैं, ये 2 दिए हैं। अब पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, वो वन दिया है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है 100, वो 100 से मल्टीपल कर दिया। उसके बाद आई यानी कि करंट यानी कि 0.2 ये दे दिए। उसके बाद हम यहाँ हमारा रेडियस है ए कितना है 4 × 10⁻²। चलिए अब यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 × 4 4 से यह क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो वैल्यू है वो -7 है और एक वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो -7 और -1 कितना हो जाएगा, हो जाएगा -8 हो जाएगा टोटल। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 है, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे पहले से 2 और ये 2 और हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे इन दोनों मिला के कितना 8, यानी कि -8 और ये दोनों मिला कितना +4, तो टोटल कितना हो जाएगा -4, यानी कि हमारा जो 10 प्रीफिक्स है वो आ जाएगा 10⁻⁻4। उसके बाद ये जो पार्ट है वो हमारे यहाँ का है, टोटल का टोटल बच जाएगा, यानी कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो इससे निकलेगा वो 3.14 × 10⁻⁴ टेस्ला, इसका स्टैंडर्ड टेस्ला होता है। चलिए ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में जो करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे। ये आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए अगला वीडियो के लिए। ठीक है, नेक्स्ट डे देखते हैं।